दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज में प्राचीन भारत का इतिहास। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं, क्विक रिवीजन सीरीज में हम लोग पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते हैं, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्विक रिवीजन सीरीज में हमने आधुनिक भारत कवर किया है, पर्यावरण कवर किया है, हमने डिस्कस किया भारतीय राज व्यवस्था, और आज हम डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को। अगर आपको सारे लेक्चर्स देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आपको फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड या फिर समीक्षा अधिकारी की हिंदी की पुस्तक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, इन पर आप कांटेक्ट करिए। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे शब्दावली कुछ, जो कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पेपर में प्रश्न बनता है और पूरी संभावना है कि आपके भी पेपर में प्रश्न बन सकता है। तो इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। यहाँ पर देखिए, समाहर्ता। समाहर्ता की जब भी हम बात करेंगे तो ये वो ऑफिसर्स होते थे जो राजस्व विभाग के प्रमुख होते थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। तो राजस्व विभाग का प्रमुख था समाहर्ता, याद रखिएगा। सन्निधाता की हम बात करेंगे तो ये राज का कोषाध्यक्ष होता था, ठीक है। सेनापति आपको पता है, जो सेना का या युद्ध विभाग का प्रमुख होगा उसको हम सेनापति कहते हैं। युवराज भी आपको पता है, जो राजा का बेटा होगा उसको उत्तराधिकारी होगा, वो युवराज कहलाता है। प्रेषता की हम बात करेंगे तो ये याद रखिएगा, ये आपके मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। नायक की बात करेंगे तो ये सेना का नेतृत्व करते थे, ठीक है। नायक सेना का नेतृत्व करता है। आगे बढ़ते हैं। दंडपाल। दंडपाल जो होता था वो सेना की सामग्री को एकत्रित करता था। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें दंड देख के, और उनको लगता है कि जो दंड देता था उसको हम दंडपाल कहते थे। नहीं, दंडपाल वो होता था, वो अधिकारी होता था जो सेना की सामग्री को एकत्रित करता था। अंतपाल की अगर हम बात करेंगे तो जो सीमावर्ती किले होते थे उनका जो रक्षक होता था उसे हम अंतपाल कहते थे। सीमा मतलब अंत, तो अंतपाल जो अंत सीमावर्ती किलों को पाले उसे हम अंतपाल कहते हैं। दुर्गपाल की हम बात करेंगे, दुर्ग मतलब किले होते हैं, ठीक है। तो वह देश के आंतरिक किलों का रक्षा करता था। कौन? दुर्गपाल। ये चीज याद रखिएगा, अंतपाल और दुर्गपाल दोनों किलों की ही रक्षा करते थे, लेकिन जो अंतपाल होता था वो जो आपके सीमावर्ती किले होते थे बाउंड्री पे, उनकी रक्षा करता था, और दुर्गपाल जो आंतरिक किले होते थे उनकी रक्षा करता था। नगर की बात करेंगे तो ये नगर का मुख्य अधिकारी होता था। प्रशस्त की हम बात करेंगे तो ये कौन होता था? जो शाही आदेश होते थे उनको लिखता था या उन्हें सुरक्षित रखता था, उसे प्रशस्त कहते थे। देखिए, वह शाही आदेशों को सुरक्षित रखने का अधिकारी था, साथ ही यह राजकीय आदेशों को लिखने का काम भी करता था। द्वारिक की बात करेंगे तो ये महलों की देखरेख करने वाला मुख्य अधिकारी था। तो इतनी चीजें याद रखिएगा। चलिए अब हम और डिस्कस करते हैं। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम क्या है? तो गया है, कुशीनगर है, फिर लुम्बिनी है, फिर कपिलवस्तु है, सारनाथ है, श्रावस्ती है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त जो मुख्य भाषा थी वो कौन सी थी? प्राकृत थी। लेकिन परीक्षा में आपसे ये भी प्रश्न पूछता है कि अशोक के शिलालेख में कहाँ पर खरोष्ठी लिपि का यूज किया गया है, जो कि दूसरा ही प्रश्न आपका है। तो आप याद रखेंगे शाहबाजगढ़ी में, ठीक है। शाहबाजगढ़ी में अशोक का जो अभिलेख है वो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है वो कौन सी जगह है? वो अनुराधापुर है, याद रखिएगा क्लास, ठीक है। यहाँ देखिए, प्राचीन भारत में ब्राह्मी, ठीक है, नंदनागरी, शारदा और खरोष्ठी में से वह एक लिपि जो दाई से बाई ओर लिखी जाती है वो कौन सी लिपि होती है? खरोष्ठी लिपि होती है, दाई से बाई लिखते हैं उसे। अशोक का अपने शिलालेखों में समानता जिस नाम से उल्लेख किया गया है वो कौन सा नाम है? प्रियदर्शी अशोक। मास्की, गुर्जरा, नेट्टर तथा उडेगोलॉन में से वह एक अभिलेख जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का पता चलता है वो है आपका मास्की अभिलेख। अशोक का रुमिनदई
स्तंभ संबंधित है किससे? बुद्ध के जन्म से। याद करिए जब हम बुद्धिज्म की बात डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि परीक्षा में जब प्रश्न पूछे कि किस लेख से ये पता, किस शिला लेख से ये पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ है, तो आप बताएंगे रुमनदेही अभिलेख, और वही चीज यहां पर बोला गया है। ठीक है, तो प्रश्न किसी भी तरीके से पूछे, आंसर क्या होगा? रुमनदेही अभिलेख से ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह कहां पर है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बोला है, तो भ्राभु स्तंभ में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बोला है। कालसी प्रसिद्ध है, कालसी जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, और वो किस लिए प्रसिद्ध है? अशोक के शिलालेख के लिए, याद रखिएगा। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में है, रॉक एडिक्ट में है, वो कौन सा है? वो 13वां है। चलिए, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं वो कौन से आपके रॉक एडिक्ट से शिलालेख है? वो आपका 2 और 13 है। अब परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि दक्षिण राज्य का वो डायनेस्टी, ठीक है, वो राज्य जिसके बारे में अशोक के शिलालेख में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो वो याद रखेंगे आप सातवाहन। ठीक है, सातवाहन वह दक्षिण राज्य है जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसर पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, वो कौन सा शिला अभिलेख है? वो पहला शिला अभिलेख है। टालेमी फिलाडेल्फस, ठीक है, तुर्मे, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, शासक था कहाँ का? इजिप्ट का, मिस्र का। अब यहाँ पर देख लीजिए क्लास, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे शिलालेख के बारे में, मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पर एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो मेजर रॉक एडिक्ट, देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछा था। इसमें पूछा था ना कि पशुओं के बलि पर, वध पर किसमें रोक है, तो यहाँ पर देखिए पशु वध को प्रतिबंधित किया गया है, किसमें? रॉक एडिक्ट फर्स्ट में। ठीक है, उत्सव समारोह पर प्रतिबंध लगाए गए हैं दो इसी में। फिर देखिए मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड जो है, इसमें चोल के बारे में, पांड्य के बारे में, सत्यपुत्र के बारे में, केरल पुत्र जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है, लेकिन कहीं पर भी आपको सातवाहन के बारे में नहीं मिलता है, ये चीज याद रखिएगा। सामाजिक कल्याण उपायों से संबंधित है ये। बस यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, किसके किसके बारे में बात की गई है? चोल के बारे में, पांड्य के बारे, पांडव के बारे में, फिर इसका सत्यपुत्र के बारे में और केरल पुत्र के बारे में। मेजर रॉक एडिक्ट थर्ड की बात करेंगे तो इसमें ब्राह्मणों को स्वतंत्रता, हर 5 साल में युक्ता प्रादेशिक राजकों के साथ धर्म का प्रचार करने के लिए राज्य के सभी क्षेत्र का दौरा करते थे, ये बात लिखी गई है। ठीक है, ये अभी तक नहीं पूछा गया है, ये वाला पूछा गया है जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, सेकेंड इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हम देखते हैं बेरी घोषा पर धर्मोघोषा की वरीयता। ठीक है, फिर समाज पर धर्म का प्रभाव, तो प्रश्न पूछेगा कि धर्म के बारे में किसमें बोला गया है, तो फोर्थ में बोला गया है, याद रखिएगा। धर्म के बारे में कई रॉक एडिक्ट में बोला गया है, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि बेरी घोषा पर धर्मोषा की वरीयता किसमें बोली गई है, तो फोर्थ में बोली गई है, याद रखिएगा। मेजर रॉक एडिक्ट फिफ्थ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दासों के साथ उनके आकाओं द्वारा मानवीय व्यवहार, ठीक है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख है, ये अभी तक नहीं पूछा गया है। 6 देखते हैं, यहाँ पे कल्याणकारी उपायों से संबंधित है, ये राजा की प्रजा के बारे में जानने की इच्छा है। ठीक है, 7 में सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की बात की गई है। और 8 की बात करेंगे तो अशोक के बौद्ध गया और बोधि वृक्ष की यात्रा का उल्लेख है, ये याद रखेगा 8 वाला। धर्म यात्रा के माध्यम से ग्रामीण लोगों में संपर्क बनाए रखना, अच्छा ये 7th वाला भी पूछा गया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 7th और 8th भी इंपॉर्टेंट है। 9th की बात करते हैं, लोगों के नैतिक आचरण पर जोर देता है और महंगे समारोह से बचना के बारे में बोला गया है। ठीक है, 10th में प्रसिद्ध और महिमा की इच्छा की निंदा करता है, प्रसिद्धि और महिमा की इच्छा की निंदा करता है। मेजर रॉक एडिक्ट 11 की बात करेंगे तो धर्म की विस्तृत व्याख्या करता है, ये पूछा जा सकता है कि धर्म की विस्तृत व्याख्या किस रॉक एडिक्ट में किया गया है, तो 11वें में, याद रखिएगा। 12 की बात करेंगे तो यहाँ पर सभी धर्मों के सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता विकसित करने की अपील करता है।
और इसमें 13th में देखिए 13 भी पूछा गया है। धर्म के माध्यम से कलिंग युद्ध, प्रश्न में पूछा गया था कि कलिंग युद्ध के बारे में किसमें बोला गया है, तो रॉक एडिक्ट 13 में। ठीक है, 14 की बात करेंगे तो देश के विभिन्न हिस्सों में शिलालेखों को उकेरने के उद्देश्य से संबंधित है। तो क्लास यहाँ पर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है ये आपको याद रखना, फर्स्ट याद रखिएगा, सेकंड याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप याद रखिएगा फोर्थ वाला, फोर्थ के बाद आप याद रखेंगे सेवेंथ, सेवेंथ के बाद 8th याद रखिएगा। और यहां पर तो आपको याद रखना है 13th याद ही रखना है, और धर्म की विस्तृत व्याख्या 9th याद रखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे गए हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बार सब पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, तो वो आपके मौर्य थे। ठीक है, प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खदानन जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश था, वो था सौगोरा ताम्रपत्र। ठीक है, यहां पर देखिए कथन कारण बेस्ड है। अशोक के कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण है कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो यहाँ पर आपका दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करा। आपको पता है कलिंग वॉर के बारे में, जिसमें कि कितने लोग मारे गए थे, और उसके बाद ही बोला जाता है कि अशोक ने फिर त्याग ले लिया और बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया, फिर उन्होंने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। अगला देखते हैं हम। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। यहाँ पर ए सही है परंतु आर आपका गलत है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए दिए जाने वाला जो दंड था वो आपका मृत्यु दंड था। अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो आपको सीधे मृत्यु दंड दिया जाता था। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आए थे, किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका, प्रश्न बनता है इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप बताएंगे मेगास्थनीज द्वारा। तो मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया था कितनी श्रेणियों में, 7 श्रेणियों में। अर्थशास्त्र, मुद्राक्ष, मेगास्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह शोध जिसमें उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी। ठीक है, मतलब स्लेवरी नहीं थी प्राचीन भारत में। ये किसमें लिखा है, ये मेगास्थनीज की इंडिका में लिखा है। वह शोध जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है इंडिका मेगास्थनीज की। वह शोध जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है वो मेगास्थनीज की इंडिका है। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या, इंडिका। अब देखिए यही एक प्रश्न कितने तरीके से घुमा घुमा के पूछा है। तो लोग कहते हैं प्रश्न रिपीट नहीं होते, प्रश्न रिपीट होते हैं, बस पूछने का तरीका थोड़ा बदल जाता है, ये याद रखिएगा। मौर्य नरेशों ने विकास किया था संस्कृति, कला, साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदुकुश तक साम्राज्य का। ठीक है, भाग एवं बलि क्या थे, ये राजस्व के स्रोत थे, याद रखिएगा भाग एवं बलि। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था एकत्रित किया जाता था, वो कौन सा, उसको क्या कहते थे, उसको सीताध्यक्ष कहते थे। याद रखिएगा परीक्षा में कई बार पूछा गया है सीताध्यक्ष क्या था, तो ये राज्य की आय का मुख्य स्रोत था जो कि कहां से एकत्रित किया जाता था, भूमि कर से एकत्रित किया जाता था। ठीक है, मौर्य काल में सीता का तात्पर्य क्या था, ये राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, याद रखिएगा सीता का अर्थ राजकीय भूमि से प्राप्त आय को हम सीता कहते थे। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था कौन, समाहर्ता। मौर्य युगीन अधिकारी जो तोल माप का प्रभारी था वो कौन था, वो पोताध्यक्ष था। क्लास ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में ये न्यायालय अस्तित्व में थे। कौन कौन से न्यायालय अस्तित्व में थे, तो धर्मस्थी और कंटक शोधन। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का यह कार्य मौर्य काल से जारी है। तो जन्म और मृत्यु का जो रजिस्ट्रेशन होता था, बर्थ और डेथ का, वो मौर्य काल से ही चल रहा था। ठीक है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों, वंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था किसका, मागध का एवं सुत वर्ग का। ठीक है, याद रखिएगा वर्गों का। गांवों के शासन को स्वायत्त
शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया था किसने? मौर्यों ने। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यागी गई पत्नी, जो मतलब पत्नी का किसी ने परित्याग कर दिया है, के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी किसमें? अर्थशास्त्र में। जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित था किसमें? मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? फॉलन क्षत्रिय। प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम क्या है? मेगास्थनीज है, ठीक है, फिर फाइंग है, फिर हेंगसांग है और इत्सिंग है। अब यहाँ पर देखिए किसको क्या बोला जाता है। चाणक्य की अगर हम बात करते हैं तो चाणक्य को का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था, ठीक है। हम अशोक की बात करते हैं तो प्रियदर्शी, ठीक है। बिंदुसार की बात करते हैं अमित्रघात, और चंद्रगुप्त की बात करते हैं सेंड्रिकोटस, ठीक है। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है तो ध्यान से देखिएगा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदर्थ था, याद रखिएगा। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने और अशोक ने, ठीक है। ये याद रखिएगा, गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था किसने कराई थी? चंद्रगुप्त ने और अशोक ने। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वो कौन था? वो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए सुमेलित करने को दिया था। लोथल की बात करते हैं तो आपको पता है यहाँ पर गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिलता है आपको। सारनाथ की बात करते हैं तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। नालंदा की बात करते हैं तो ये बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए एक बहुत, नालंदा यूनिवर्सिटी थी ना, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। अब मौर्योत्तर काल की हम बात करते हैं। स्ट्रैटो सेकेंड, स्ट्रैटो फर्स्ट, ठीक है। डेमियोटियस तथा मेनांडर में से वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे तो वो स्ट्रैटो सेकेंड था। बिंबसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजित में से वह एक जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था तो मिलिंद इनके समसामयिक नहीं था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है कहां पर? जूनागढ़ अभिलेख। पूछता है कि जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है तो रुद्रदामन से संबंधित है। मीना बग्यार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? रुद्रदामन ने कराया था। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने जारी किए थे। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने जारी किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर देखिए जिसके सिक्के पर बुद्ध का अंकन मिला था, ठीक है, किसके सिक्के में बुद्ध का अंकन मिला था तो यहां पर आप याद रखेंगे कनिष्क के सिक्के पे, ठीक है। कुजुल कटफिसेस, विम कटफिसेस, कनिष्क तथा हुविस्क में से वह राजा जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है तो सर्वप्रथम सिक्के जारी करने का, सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको जाता है? विम कटफिसेस को, ठीक है। विम कटफिसेस, कुजुल कटफिसेस, कनिष्क तथा हर्मवीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था तो वही प्रश्न को देखिए दूसरी बार किस तरीके से पूछ लिया गया सेम प्रश्न को। तो यहां पर आप याद रखेंगे विम कटफिसेस ने सोने के सिक्के जारी किए थे। योधे सिक्कों पर अंकन मिलता है किसका? कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी है, ठीक है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक हुआ था 78 में। शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 में। प्रश्न पूछा गया। विक्रम संवत की बात करेंगे तो 135, ठीक है, 135। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईस्वी पूर्व। कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष और वसुमित्र। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। अश्वघोष, चरक, नागा अर्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है तो पतंजलि इनके दरबार से संबंधित नहीं थे। अश्वघोष, चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे, याद रखिएगा। अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र तथा विशाखा दत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं था वो थे विशाखा दत्त, ठीक है। फिर देखिए श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा नगरों में से कनिष्क के रक्तक अभिलेख में उल्लेख नहीं है
तो रप्तक अभिलेख में किसका उल्लेख नहीं है? तो आप याद रखेंगे श्रावस्ती का उल्लेख रप्तक अभिलेख में नहीं है। और किसका रप्तक अभिलेख है? तो ये भी आप याद रखेंगे कनिष्क का। ठीक है, तो प्रश्न किसी तरीके से भी पूछे, प्रश्न पूछा जा सकता है श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा नगरों में से कनिष्क के रप्तक अभिलेख में उल्लेख नहीं मिलता है, किसका? श्रावस्ती का। या तो परीक्षा में पूछ ले कि रप्तक अभिलेख किसका है, तो आप बताएंगे किसका? कनिष्क का। ठीक है, यहां पर देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी चरक तथा जीवक ने। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किसने किया था? कर्ण वंश ने। पुष्पमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वासुदेव तथा एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक गौतमी पुत्र सतकर्णी को कहा जाता है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। अब देखिए यही प्रश्न जब आपसे पूछा था कि इंस्क्रिप्शन में अशोक के अभिलेख में किस दक्षिण राज्य के बारे में नहीं दिया गया है, तो मैंने आपको उत्तर बताया था सातवाहन का। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो वो आपका सातवाहन था। ठीक है, बाद में सिमुख संस्थापक था किसका? सातवाहन वंश का। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था वो कौन था? वो पांचाऊ था। गुप्त वंश, मौर्य वंश तथा कुषाण वंश में से वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली हुई थी वो थे कुषाण वंश के। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में। कला की गांधार शैली फली फूली थी किसके समय में? तो गांधार शैली जो थी वो फली फूली थी कुषाण के समय में, याद रखिएगा। मैंने आपको बताया है मेनली हम दो शैलियों की बात करते हैं, मथुरा शैली की बात करते हैं, गांधार शैली की बात करते हैं। जब गांधार शैली की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रीक का इन्फ्लुएंस दिखेगा। जैसे वहां पे जो गॉड बनते हैं, जो भगवान बनते हैं, वो बहुत सौम्य उसके रहते हैं। ठीक है, और उनके बाल कर्ली होते हैं, कपड़ों पे बकायदा ऐसे ऐसे प्लेट्स रहती है। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे प्लेट्स बहुत सुंदर सी बनी रहती है, एकदम सौम्य से बने रहते हैं। तो ये आपका गांधार शैली। ठीक है, जो अब हम बात करते हैं मथुरा शैली में तो पूरा वो है। यहाँ पे आपको जो बुद्धा दिखेंगे वो आपको अभय मुद्रा में दिखेंगे, आशीर्वाद देते हुए, जैसे हमारे यहाँ देवी देवता को ऐसे आशीर्वाद देते हुए बनाया जाता है। थोड़ा जो बुद्ध बनेंगे वो मस्कुलर उसमें बनेंगे। यहाँ पे जो पत्थर यूज किया जाएगा वो रेड स्टोन का यूज किया जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब यहाँ पर देखिए कुषाण की बात करते हैं तो सिक्के एवं धातुएं, अभी हमने डिस्कस किया कि विम कटफिसेस ने कितने सोने के सिक्के आपके जारी किए थे, और ताम्र सिक्के भी कुषाण के समय में आए थे। गुप्त की बात करेंगे हम तो यहाँ पे स्वर्ण एवं रजत की। सातवाहन की बात करेंगे तो शीशा एवं पोटिन की। ठीक है, ये याद रखिएगा, पोटिन की सातवाहन के समय। कलचुरी की बात करेंगे स्वर्ण, रजत एवं ताम्र की। अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध था किसके लिए? बुद्ध के प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण, ठीक है, उसे कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया, जहां पर यूनानी, ग्रीक और भारतीय शैली आपको मिक्सचर दिखेगा वो आपकी गांधार शैली है। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी है? वो आपकी गांधार मूर्ति है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया था, फिर शक ने किया था, फिर कुषाण आए थे आपके। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुल भाग को अपने अधीन कर लिया था वो कौन था? वो डेरियस प्रथम था। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो वो आपका सातवाहन राजवंश है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है कहां से? मत्स्य पुराण। पेपर में पूछता है कि मत्स्य पुराण से हमें किस डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है, तो आप याद रखेंगे सातवाहन राजाओं के बारे में हमें जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। सातवाहनों की राजधानी स्थित थी अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। ठीक है, याद रखिएगा। एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। एका ब्राह्मण नाम से किसको जाना जाता है? गौतमी पुत्र सतकर्णी को। कथन कारण पे बेस प्रश्न देखते हैं। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। देखिए क्लास, कुषाण जो थे वो फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर
आपका व्यापार करते थे, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें उनकी नौसेना उच्च कोटि की थी, ये आपका गलत है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है किससे? हाथी गुम्फा अभिलेख किससे रिलेटेड है? राजा खारवेल से, याद रखिएगा, ठीक है। अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से जो जैन धर्म का संरक्षक था, तो खारवेल जो था वो उसने जैन धर्म को मानता था। वो कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। किस वंश से बिलोंग करता था खारवेल? चेदी वंश से। किस रिलीजन को फॉलो करता था ये? याद रखिएगा, जैन धर्म को। दशरथ, बृहदर्थ, खारवेल तथा हुविस्क राजाओं में से जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था वो था खारवेल। अब वही सेम प्रश्न दूसरे तरीके से पूछ लिया है। डायरेक्ट पूछा था कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा था, आप याद रखेंगे, हाथी गुम्फा अभिलेख से, ठीक है। फिर आगे देखिए, यहां पे पूछा था कि खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था, ठीक है। अब देखिए कैसे पूछा है, फिर राजाओं के नाम दिया गया और उसमें पूछा गया है कि किसका झुकाव जैन धर्म के प्रति था, तो वो खारवेल था। खारवेल किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? चेदी डायनेस्टी से। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था किसमें? विधि में। अब हम गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग देखते हैं। गुप्त वंश ने शासन किया था 1319 से 500 ईस्वी अवधि के मध्य। 4 अश्वमेधों का संपादन किया था किसने? प्रवर सेन ने। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि 4 अश्वमेध यह किसने कराए थे, तो याद रखिएगा, प्रवर सेन ने कराए थे। भारत का नेपोलियन हम किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम था क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख संबंधित था किससे? समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देती है किसके बारे में? कुमार गुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में। तो प्रयाग प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है कुमार गुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है किसका? जहांगीर का लेख मिलता है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी चीज। और पूछ सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति में किस मुगल एम्परर के बारे में जानकारी मिलती है, तो आप बताएंगे जहांगीर के बारे में। हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था कौन? गुप्त राजवंश। हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके समय? स्कंदगुप्त के शासन काल में। गुप्त शासक जिसने हुड़ों पर विजय प्राप्त की थी वो कौन था? वो स्कंदगुप्त था, ठीक है। ये सारे प्रश्न डायरेक्ट हैं। देखिए एक ही प्रश्न को कितना घुमा घुमा के पूछा जाता है ये बता दूं मैं। हुड़ों ने भारत पर आक्रमण जब किया था तो कौन था? स्कंदगुप्त का शासन काल था। गुप्त शासक जिसने हुड़ों पर विजय प्राप्त की थी वो कौन था? स्कंदगुप्त था। प्रश्न सेम है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था वो आपका है भितरी स्तंभ लेख, याद रखिएगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे जो हैं हुड़ आक्रमण, प्रशासन का सीमांतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, आयोग उत्तराधिकारी। शक विजेता के रूप में जाना जाता है किसे? चंद्रगुप्त द्वितीय को। अब पूछेगा शक विजेता किसे बोलते हैं, तो हम बोलेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था किसे? रुद्र सिंह तृतीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यवहार जिस एक पतन से संचालित होता था वो आपका कौन सा पोर्ट था? वो आपका ताम्रलिप्त था, ठीक है। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बनाए रखे थे क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसून हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? ये यूपीएससी के प्रश्न है आपके, ठीक है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो ये यूपीएससी का प्रश्न था, ठीक है। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे किससे रिलेटेड थे? तो ये वस्त्र उत्पादन से रिलेटेड थी। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था किसे? शुश्रुत को जाना जाता था।
धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है कौन? भास्कराचार्य। ठीक है, भास्कराचार्य याद रखिएगा। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में सत्कथन क्या है? प्रथम ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था उस समय। 5वीं शताब्दी की ईस्वी में कोण की ज्या का सिद्धांत ज्ञात था और 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। ये भी क्लास पूछा गया प्रश्न था जिसमें कि कई चीजें पूछी गई थी आपकी एक साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब प्रश्न आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इन सबको आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में पॉइंट्स बने रहेंगे, तो पेपर में अगर प्रश्न आपको दिखेगा तो आप उत्तर दे लेंगे। इसलिए क्विक रिवीजन सीरीज में हम खाली इसे वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्मेट में डिस्कस करें ताकि कम समय पे ज्यादा रिवीजन हो पाए। यहाँ पर देखिए, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित कौन था? तो वो आपका चपड़क था। कालिदास जिसके शासन काल में था वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी कौन सी? दिनार। दिनार को हम स्वर्ण मुद्रा के नाम से, स्वर्ण मुद्रा हुआ करती थी दिनार। ठीक है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जानते थे? रूपक। तो रूपक जो थे वो सिल्वर कॉइन थे, दिनार जो थे वो आपके गोल्ड कॉइन हुआ करते थे। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे वो कौन था? वो चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे कौन सी लैंग्वेज? प्राकृत। याद रखिएगा। सती प्रथा का प्रथम बार उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? तो एरन अभिलेख में मिलता है। गुप्त संवत की स्थापना की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। देखिए यहां पर फिर देख लीजिए, अशोक को हम किस नाम से जानते हैं? प्रियदर्शी। ठीक है, फिर समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो पर क्रमांक चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त क्रमादित्य। नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी किसमें? गुप्त काल की। ठीक है, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था किसने? गुप्त वंश ने। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है तो वो आपका गुप्तता पीरियड था। ठीक है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। ये याद रखिएगा क्लास, परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उपज का छठा भाग। हिंदू विधि द्वारा कर था क्या? उपज का छठा भाग। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी किसको? कर रहित भूमि किसको प्रदान की जाती थी? ब्राह्मणों को प्रदान की जाती थी। ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो अभी हमने डिस्कस किया, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान भी किसने किया था? गुप्त वंश ने किया था। और यहाँ पर कर रहित भूमि भी इनको अनुदान में दी जाती थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे विदक भागम। याद रखिएगा क्लास। 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। तोरमार था हुड़ जातीय दल का। हुड़ शासक मिहिर कुल को पराजित किसने किया था? बालादित्य एवं यशोवर्मन ने किया था। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्ष की विषय वस्तु थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की संधियों के बारे में सत्य कथन देखते हैं। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। जो सम्राट हुआ करते थे उन कहते थे कि हमारे पास दैवीय शक्तियां हैं। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था भारत में। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? कपिल ने दिया था। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित सत्य कथन है। सांख्य की मान्यता आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है और न कि कोई ब्रह्म प्रभाव अथवा कारक। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि हैं। ये तो परीक्षा में हर साल एक दो बार गैप करके पूछ ही लेता है। अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान तथा धारण में से वह जो अष्टांग योग का अंश नहीं है वो है अनुस्मृति।
महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि के महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। महाभाष्य के लेखक है पतंजलि और ये समसामयिक किसके थे? पुष्यमित्र शुंग के। नव न्याय संप्रदाय के संस्थापक थे गंगेश। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनर्आगमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाला ये कौन? किन्होंने पुनर्जन्म का निषेध किया था? पुनर्जन्म को नहीं मानते थे। तो आप याद रखेंगे चार्वाक को जो होते थे वो आपके पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, चार्वाक। दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद। न्याय दर्शन गौतम। मीमांसा की बात करेंगे तो जैमिनी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है, मीमांसा का। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कपालिक तथा सांख्य और योग युगों में से वह जो भारतीय क्षण दर्शन का भाग नहीं है वो है लोकायत और कपालिक। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य थे। ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती थी ज्ञान द्वारा। शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध किसका नहीं था? अभिनव गुप्त का। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? प्रतिष्ठानपुर था। मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? पूछा जाता है, ये प्रश्न कई बार रिपीट किया गया है, कन्नौज। हरिशेन, कल्हड़ एवं कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं मिलती हैं, तो कल्हड़ की जो पुस्तक है उसमें हर्ष से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। हर्षचरित किसने लिखा है आप बताएंगे? बाणभट्ट ने। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित कहाँ की थी? कन्नौज में की थी। ठीक है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहां पर? कन्नौज में और प्रयाग में। याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वो किया था प्रयाग में। ठीक है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को पराजित भी किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है। कवि बाण निवासी थे कहाँ के? पृथ्वीकुणा औरंगाबाद के। ह्वेनसांग भारत आया था सम्राट हर्ष के समय में। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो वो आपका मथुरा था। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? कौशेय मतलब होता था रेशम। ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था कहां पर? नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा यूनिवर्सिटी में। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सियुकी की रचना। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वो था ह्वेनसांग। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था कब? 1671 में। ठीक है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते थे यिन टू से। ठीक है। भारत को किस नाम से ये लिखते थे? यिन टू से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुस्लिम आक्रमण था। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा था? नालंदा था, जो कि कहां पर आपका स्थित है? बिहार में स्थित है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? कन्नौज था। ठीक है। कथन कारण देखते हैं। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी, मध्यवर्ग वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग के अस्तित्व में आया था। तो ये दोनों ही कथन आपका सही है। यहाँ पर क्लास हम देख लेते हैं। रवि कीर्ति की बात करेंगे तो पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति कन्नौज के, यशोवर्मन के, हरिशेन, समुद्रगुप्त, दांडी जो था वो नरसिंह वर्मन के समय में। ठीक है। दरबारी कवि देखते हैं। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिशेन, समुद्रगुप्त अभी हमने डिस्कस किया है, बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय में। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में हम डिस्कस करते हैं। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल डायनेस्टी ने बनवाया था।
खजुराहो के मंदिर संबंधित थे हिंदू धर्म और जैन धर्म से। याद रखिएगा, परीक्षा में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं बुद्धिज्म से। ठीक है, तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो आपके संबंधित है हिंदू और जैन धर्म से। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था किसने? चंदेल वंश के राजाओं ने। खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर समर्पित है किसको? शिव को। कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतार तथा चित्रगुप्त में से वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है, तो दशावतार मंदिर जो है वो खजुराहो में नहीं है। कंदरिया महादेव जो है वो खजुराहो में है, 64 योगिनी जो है वो खजुराहो में है, और चित्रगुप्त का भी मंदिर आपका खजुराहो में मिलता है। खजुराहो की मंदिर, भीमबेटका की गुफा, सांची के स्तूप तथा मांडू का महल में से वह जो विश्व धरोहर स्थल में नहीं है, मांडू का महल नहीं है। भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव तथा ओसिया मंदिर में से वह जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तो वो आपका ग्वालियर का तेली मंदिर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं आपका कहां पर है? कन्हेरी केंद्र में है। आबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर से। भावनगर, माउंट आबू, नासिक तथा उज्जैन नगरों में से वह जिसके निकट पालीताड़ा मंदिर स्थित है वो है आपका भावनगर। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः इस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। किसके? शैव एवं बौद्ध धर्म के। याद रखिएगा, एलिफेंटा की गुफाएं शैव और बौद्ध धर्म के। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलों को काटकर बनाया गया मंदिर का श्रेय किसको जाता है? राष्ट्रकूटों को जाता है। अजंता, भाजा, एलिफेंटा तथा एलोरा में से त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उपलब्ध है बाघ गुफाओं में। ये भी यूपीएससी का प्रश्न है, तो यूपीएससी ही जनरली इतना लेंदी प्रश्न पूछती है, तो घबराइएगा नहीं, एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बोला गया है गुप्त चित्रांकन से केवल 2 उदाहरण हैं। ठीक है, गुप्त कला से रिलेटेड एक आपको दे दिया गया है यहाँ पर अजंता की गुफाओं में, और दूसरा बाघ गुफाओं में। एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित है हिंदू, बौद्ध और जैन से। एलोरा में गुफाओं और शालकृत मंदिर है हिंदू, बौद्ध और जैन। सेम प्रश्न पूछा गया है। बौद्ध, फिर देखिए फिर वही सेम प्रश्न पूछा गया है। बौद्ध, हिंदू, जैन शालकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है कहां पर? एलोरा केव्स में। ठीक है, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शालकृत गुफाएं हैं कहां पर? नासिक में, एलोरा में और अजंता में। एलिफेंटा, नालंदा, अजंता, खजुराहो में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है कौन? अजंता। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। शालकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है किसे? कैलाश मंदिर एलोरा को। ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया है? राष्ट्रकूट ने कराया है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त था किस धर्म को? आपके जैन धर्म को। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित है कहां पर? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। तो ये सारे प्रश्न बार बार देखिए किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, एक ही टॉपिक से, बस आसान आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक निर्मित मंदिर भीतरगांव, दशावतार मंदिर देवगढ़, शिव मंदिर भूमरा, विष्णु मंदिर एरण। भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में कथन, सत्य कथन बताना है। भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, ये हमने डिस्कस ही किया है। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। एलोरा में गुफाओं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। ये सारे ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। अजंता की कला को प्रथम सहायता दी थी किसने? वकाटक ने। अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत, जातक कथाएं तथा पंचतत्व कहानियों में से संबंधित है किससे? तो एलोरा की गुफा को जब आप अजंता की गुफा को जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको जातक कथाएं दिखेंगी। ठीक है, भित्ति चित्र कला के लिए भी जाना जाता है किससे? अजंता की गुफाओं को और लेपाक्षी मंदिर को। ये यूपीएससी का प्रश्न है। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में जो तथ्य समान है वो है दोनों में शिलाकृत स्मारक है। अब देख लीजिए हम्पी कहां पर है? कर्नाटक में है। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है। शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है। अमेरिका मेरू जो है वो पुडुचेरी में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। ब्लैक पगोडा के नाम से
काला पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। मोंडेरा का सूर्य मंदिर स्थित है कहां पर? गुजरात में। लिंगराज मंदिर कहां पर है? भुवनेश्वर में। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? वो है आपका लिंगराज मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित है नागर शैली में। ठीक है। फिर विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर कहां पर है? कंबोडिया में है। बोरोबुदुर स्तूप कहां पर है? जावा में है। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं ईस्वी में करवाया था किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ये सब डायरेक्ट प्रश्न है क्लास, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, सीधे लोकेशन बतानी किसने निर्माण कराया और कहां पर ये स्थित है, तो इसलिए रिवीजन करा रही हूं, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है, देखिए गोपुरम तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिल भवन से, उसको हम क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। ठीक है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया था किसने? पल्लव ने। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनाया था किसने? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सेम प्रश्न है, नरसिंहवर्मन ने। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ तथा धर्मराज रथ में से वह रथ मंदिर जो सबसे छोटा है तो वो है आपका द्रौपदी रथ। एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा है श्रवण बेलगोला में आपको मूर्ति दिखती है। खजुराहो मंदिर है। सांची स्तूप है। भीम बेटका कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। सोर टेम्पल कहां पर है? तमिलनाडु में है। हम्पी कर्नाटक में। मानस असम में। एलोरा की गुफा में किसको श्रेय जाता है? राष्ट्रकूट को। मीनाक्षी मंदिर पांडव को। ठीक है। खजुराहो चंदेल को। महाबलीपुरम पल्लव को। बैजनाथ धाम में शिव मंदिर है। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। दिलवाड़ा में जैन मंदिर है। बद्रीनाथ में विष्णु मंदिर है। सूर्य मंदिर कहां पर है? कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर कहां है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। हवा महल जयपुर में है। गोमतेश्वर की प्रतिमा कहां है? कर्नाटक में है। नालंदा आपका विश्वविद्यालय थे। सारनाथ जो था वो अशोक का स्तंभ था। सांची में स्तूप है और कोणार्क एक सूर्य मंदिर है। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में। सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं वो कहां स्थित है? दतिया के कट में। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित कहां पर है? मध्य प्रदेश में। दिलवाड़ा जैन मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो ये माउंट आबू में अरावली पर्वत पर स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है हम्पी में। नागर, द्रविड़ और बेसर है भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में पंचायतन शब्द का मतलब क्या था? मंदिर रचना शैली। प्रसिद्ध न्यामिषारण स्थित है कहां पर? सीतापुर में। तो क्लास यहां पर हमने इन सारे टॉपिक्स को जल्दी जल्दी रिवाइज किया। थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अभी पर्पस यही है कि जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज करें, क्योंकि समय नहीं बचा है, इसलिए ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं। यहाँ पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए चीजों को रिवाइज करने की, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको खाली 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन 4 ऑप्शन में से एक आपको टिक लगाना है। आपने इसको क्यों टिक लगाया, इसके पीछे का कारण क्या था, ये आपसे नहीं पूछा जाता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, तो टिक लगा के आना है। तो अब जो 1 हफ्ते बचे हुए हैं, ठीक है, 1 हफ्ते से भी कम का जो समय बचा हुआ है, उसमें क्या करिए आप बस रिवाइज करिए चीजों को जल्दी जल्दी। इसीलिए मैंने भी आज की क्लास में ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया, बस चीजों को पढ़ा ताकि एक बार आप मेरे साथ रिवाइज कर लें। ठीक है, तो हो सकता है क्लास थोड़ी सी आपको बोरिंग लगी हो, लेकिन ठीक है, अभी रिवीजन पे फोकस करिए, फिर आपका प्रीलिम्स हो जाए। उसके बाद जब और तैयारी करनी होगी चीजों की, तो फिर हम उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। लेकिन मैं बता दूं, जैसे जैसे पेपर करीब आएगा, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा आपसे नहीं हो पा रहा है, तो उस समय अपने आप से कहिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज कि प्रीलिम्स तो बस क्वालिफाई करना है, भले पॉइंट नंबर से क्वालिफाई करूंगी, लेकिन करूंगी जरूर, और मेंस में अपीयर तो जरूर होंगी। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए क्लास।